बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन करे कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो किसानों के हित के लिए काम करने की मांग कर रहे थे। तो ये वीडियो जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट किया गया है। पुराना वीडियो है, लोकसभा का वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी किसानों के हितों के लिए काम करने की मांग कर रहे थे। और इस वीडियो के जरिए जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। तो लगातार सरकार ये कह रही है कि जिन सिफारिशों को कांग्रेस अपने शासनकाल में लागू करने की बात करती रही, मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने उन बातों को शामिल किया जो कृषि सुधार कानून में शामिल है। अब उन बातों का विरोध क्यों हो रहा है? बाकायदा अब एक वीडियो भी जो कि पुराना बताया जा रहा है, लोकसभा का वीडियो राहुल गांधी का, उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा ने जोरदार हमला बोला कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का ये पुराना वीडियो ट्वीट किया। नड्डा ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। तो ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से बाकायदा राहुल गांधी के उस पुराने वीडियो को उन्होंने ट्वीट करते हुए ये सवाल भी पूछा है कि जिन बातों का आप समर्थन कर रहे थे लोकसभा में, अब उन्हीं बातों का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो एक तरफ बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो कृषि सुधार कानून का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ सिन्हा जी, एक तरफ जो आंदोलनरत किसान हैं उनसे सरकार लगातार बातचीत कर रही है, तो वहीं विरोधियों के सियासी हमलों की काट, ये वीडियो। बिल्कुल, ये सियासी हमला राहुल गांधी का ये पूरी तरह से एक अबाउट टर्न दिखाता है, यू टर्न दिखाता है जो उन्होंने यूपीए की सत्ता के दौरान किया था। और यही चीज बीजेपी साफ करना चाहती है, देश की जनता और किसानों के सामने लाना चाहती है कि ये कैसा दोमुहा चरित्र है कांग्रेस का, कि जब सत्ता में रहते हैं तो वो किसानों के हित में किसान बिल के पक्ष में बात करते हैं, और जब किसान बिल आ गया है तो वो कैसे पलटकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। यही साफ करने के लिए वीडियो जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी लोकसभा के शून्यकाल के दौरान आलू किसानों के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, उनको बिचौलियों से बचाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जेपी नड्डा ने ऐसा ट्वीट ऐसे समय लाया है जब कांग्रेस 2 करोड़ हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति के सामने जाती है, किसान बिल रिपील करने की मांग करती है। तो देश भर के जो किसान हैं, प्रधानमंत्री उनसे भी लगातार मुखातिब हुए और लगातार यही बात कही है कि किसानों के पक्ष में वो जो भी तर्क के साथ आएंगे उनके साथ सरकार 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार है और बातचीत करने को भी। तो ऐसे में ये ट्वीट सामने लाकर सीधे तौर पर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड सामने लाने की कोशिश की है जेपी नड्डा ने। और ये चीज भी साफ हो गई है कि बीजेपी आने वाले दिनों में इस किसान बिल के मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं रहेगी, बल्कि देश भर में कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाए रखेगी। जी, कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाए रखेगी और ये वीडियो भी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अब इस वीडियो को लेकर जवाब देना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा? क्योंकि अभी तक तो कृषि सुधार कानूनों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर कांग्रेस, इस सब के बीच अब जब ये वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में खुद राहुल गांधी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम सिफारिशों की जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं, तो अब कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए इस पर जवाब देना?
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी का भी एक वीडियो जो 2014 लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात में राजकोट में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि बिचौलियों से बचाना है, सीधे ऐसी नीति लानी है जो सीधे सीधे किसान उद्योगों को अपनी अपनी फसल बेच सकें। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उनका रामलीला मैदान का एक भाषण है जो कि लगातार सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया हो चाहे टेलीविजन पर। पास्ट रिकॉर्ड है इनका कि कृषि बिल की शुरुआत की गई थी शरद पवार जब कृषि मंत्री थे मनमोहन सरकार में। उस दौर से लेकर अब तक 10 साल में किसी ने भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब विश्व भारती को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने शरद पवार ने जिस बिल की शुरुआत की थी उसको उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि बिल वापसी का सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर किसान तर्क संगत होकर वापस आए तो तमाम मुद्दों पर सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बिल वापसी नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इस बात पर लेकर अड़े रहे कि हमें बिल वापसी को लेकर बात करनी है, तो ऐसे में बातचीत कहीं से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार का रुख साफ है और नड्डा ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी अब बैकफुट पर नहीं रहने वाली। जी बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसानों के साथ बातचीत लगातार चलती रहेगी, लेकिन वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी अब वो तमाम सबूत भी लाकर रख रही है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हो कि कैसे बॉर्डर पर बैठे किसानों को गुमराह करने की कोशिश कुछ सियासी पार्टियां करें, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे दिखाई दे रही है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब वीडियो जेपी नड्डा की तरफ से जो राहुल गांधी का ट्वीट किया गया है उस पर कांग्रेस का कोई नेता कोई रिएक्शन सामने अभी तक? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले रवनीत बिट्टू जो कि पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया था राहुल गांधी के वीडियो को लेकर, लेकिन उनका ये साफ कहना है कि राहुल गांधी का जो मायने था पूरे वीडियो का, जो लोकसभा में उन्होंने बोला था, उसके दूसरे मायने थे और उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल से बचने की कोशिश की और ये कह रहे थे कि यूपीए सरकार के दौरान किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद उनसे संपर्क साधने की फिर कोशिश की जाएगी पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे मामले में अब से थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई है उसमें यह मांग की जा रही है कि जो पराली और बिजली से जुड़ा जो बिल है उसको भी सरकार वापस ले 29 तारीख की बातचीत से पहले। राहुल गांधी के ट्वीट की जहां तक बात है, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के ट्वीट की जहां तक बात है, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपसे थोड़ी देर बाद हम लेने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कहते हैं ये लोग, क्योंकि बार बार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि किसानों की फसल सीधे फूड पार्क के लिए खरीदी जाए ताकि किसानों को लाभ हो। जो वीडियो शेयर किया है करीब 1 मिनट का, उसमें इसी बात का जिक्र है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सफाई पेश करती है, क्योंकि बार बार पहले भी बीजेपी और सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। यूपीए सरकार के दौरान खुद कृषि मंत्री शरद पवार ये चाहते थे कि किसानों के लिए एक ऐसा कानून लाया जाए ताकि उनके फसल को सीधे खेत से उद्योग जगत या व्यापारी जगत के लोग खरीदे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। नीरज, आप ब्रीफिंग को लेकर कह रहे थे कि अब तीनों जो कृषि सुधार कानून है उसको लेकर तो किसानों का समर्थन कांग्रेस कर भी रही है। अब क्या इस मांग को और आगे भी बढ़ा दिया गया क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मांग आगे नहीं बढ़ाया गया। तीनों बिलों की वापसी की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। खुद राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया कि किसानों के साथ वो खड़े हैं, लेकिन मांग को कोई आगे नहीं बढ़ाया गया। रही बात बिजली और पराली से जुड़ा हुआ जो बिल था उसको लेकर ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, पंजाब के कांग्रेस सांसदों का, कि उन दोनों बिलों को पहले वापस ले सरकार, एक मैसेज जाए ताकि जो संगठन आएंगे बातचीत करने, कांग्रेस माफ कीजिएगा जो किसान संगठन आएंगे वो ये देखेंगे कि क्या सरकार उनका स्वागत करे, क्योंकि किसान संगठनों ने भी पहले से शर्त रख दिया है सरकार के सामने कि वो इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार एक ऐसा माहौल बनाए ताकि बातचीत भी आगे हो सके। तीनों जो बिल वापसी की मांग है कांग्रेस पार्टी उस पर अड़ी हुई है। हालांकि इसमें पूरे तौर पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ शामिल नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने वही मांग दोहराया है जो किसान संगठन बार बार दोहरा रहे। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास। कृषि सुधार कानूनों पर हो रहे विरोध पर राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों से इन सुधारों के विरोध में फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में नहीं आने की अपील की। राजनाथ सिंह ने किसानों के लिए कई काम करने का भी दावा किया। इस देश के किसानों के कल्याण के लिए भी अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वह मोदी जी और जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए आजाद भारत में सबसे पहली बार अटल जी ने बड़े पैमाने पर सुधार करने का सिलसिला प्रारंभ किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी की सरकार में
कृषि मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कृषि की इनपुट कॉस्ट को कम करने की। उस समय देश में कृषि कार्यों के लिए बैंकों से 14 से लेकर 18% की दर पर कर्ज दिया जाता था। मुझे यह बात बहुत खटकती थी कि एक तरफ बैंकों द्वारा मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 8% की दर पर कर्ज दिया जा रहा है, वहीं एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्टिव काम के लिए बैंक 14 से लेकर 18% की ब्याज दर वसूल रहे हैं। उस समय देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री जसवंत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनसे मैंने किसानों के हित में ब्याज दर कम करने का आग्रह किया। अटल जी ने स्वयं वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी से बात की। पहले तो वह सहमत नहीं हुए, मगर जब अटल जी ने इशारा किया तो वह मान गए। और उसके बाद जब मैं भाजपा का अध्यक्ष था तो भाजपा की प्रदेश सरकारों से भी कृषि कार्यों के लिए ब्याज दर घटाने का आग्रह किया। उस समय कई राज्यों में ब्याज दरें घटा दी गईं और कर्नाटक में तो 0% ब्याज दर पर वहां के मुख्यमंत्री, उस समय भी येदियुरप्पा जी थे, उन्होंने कर दिया था। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। और जो करार करेगा, यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, जरा पूछिए कांग्रेस से अब इस ट्वीट का, इस वीडियो का क्या जवाब होगा जो जेपी नड्डा ने किया है? देखिए, बिल्कुल रवनीत बिट्टू पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं और बार बार ये कहते हैं कि बातचीत से मामले का हल होना चाहिए, लेकिन जेपी नड्डा जी ने आपके पार्टी के नेता और चेहरे पे तो सवाल बड़ा उठा दिया। 2015 का यह वीडियो आपको दिखाया मैंने कि इसमें राहुल गांधी खुद वकालत कर रहे हैं कि सीधे खेत से फूड पार्क में अगर फसल जाएगी या कोई उत्पाद जाएगा तो उससे किसानों को सीधा फायदा होगा। तो दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है जेपी नड्डा ने। एक समझिए, नड्डा साहब तो मेरे से बहुत बड़े हैं और एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जिसकी ये राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने राज किया है देश में। इनको पता है हर स्टेट की बात। इनको ये बात कर रहे हैं बिहार की, ये बात कर रहे हैं दूसरी स्टेट की, मध्य प्रदेश की, जहां पे एमएसपी नहीं है, जहां पे एफसीआई नहीं खरीद करती। वही तो हम कह रहे हैं, नड्डा साहब को समझाओ भाई, जो एफसीआई खरीद पंजाब में और हरियाणा में और ये यूपी का कुछ पार्ट है, दिल्ली में नहीं उसमें आता, वहां सही रेट मिलता है एमएसपी और एफसीआई खरीद करती है। तो रवनीत जी, आपका यानी ये कहना है कि पंजाब के लिए अलग कानून बने, यूपी और बिहार के लिए अलग कानून बने, तो कांग्रेस पार्टी देश भर के लिए एक कानून की मांग क्यों कर रही है? नहीं, ये तो आज का है। अन्नदाता कौन था? जब कटोरा लेके हमारा देश अमेरिका गया था तो सारे देश ने फैसला करके फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बनाई थी। पंजाब जॉइंट था, जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब इकट्ठा था। भाई कहां फसल हो सकती है, कहां के किसान सबसे मेहनती हैं। चलो ये बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं अभी किसान तो हमारा यही जिद पे अड़ा हुआ है ना। अभी एमएसपी पक्की, जैसे जो राहुल जी कह रहे हैं, हिम्मत है तो नड्डा साहब सारे देश के लिए एमएसपी कराएं, हर फसल के लिए 30 लाख करोड़ रुपया
चाहिए बजट में डालें, हिम्मत है तो। अभी बजट सेशन आ रहा है ना, जो ये बात कर रहे हैं नड्डा साहब, वादा करें भी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं भी रेट आलू का हब सही मिलेगा, इसके लिए 30 लाख करोड़ रुपया बजट से निकाल के रख दें। नड्डा जी कह रहे हैं कि राहुल जी जो कह रहे थे 2015 में वही सरकार ने बिल के माध्यम से कहा है, अब पलट गए राहुल गांधी। राहुल गांधी इनको अच्छा इतना क्यों लगता है? हाँ। जो इनको चीज अच्छी नहीं लगती वो राहुल जी पे, जो इनको अच्छी लगती है उसमें राहुल जी बाहर निकाल देते हैं। पर रहते इनके दिमाग में जैसे हर जगह आलू फिट है ना, वैसे इनके लिए हर जगह राहुल गांधी दिखता है इन्हें। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, एक बार राहुल गांधी ने जो कहा है वो दिखा दें हम अपने दर्शकों को। जी तो सच कह रहे हैं। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। नीरज, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, पहले समर्थन अब विरोध क्यों? और एमएसपी तो लिखकर देने के लिए सरकार तैयार है, पहले से ही बोल चुकी है कि उसकी गारंटी के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, बात पूछते हैं रवनीत से ही। रवनीत जी, आप भी पहले कह चुके हमसे बातचीत में कि मामले का समाधान बातचीत से हो। जो प्रस्ताव दिया गया है किसानों को, उस पर भी किसान भी विचार करे और सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए। सरकार कह चुके हैं कि वो एमएसपी पे आश्वासन देने को तैयार है, उस पर अंतिम बातचीत अभी नहीं हुई है, तो दिक्कत क्या है? पहले मैं इस राहुल गांधी जी की वीडियो पे आ जाऊं। ये 2 वीडियो चल रही हैं आज, ये घबराहट है क्योंकि हमारे पंजाब में जो राहुल गांधी 2015 में बोले थे भी इसी तरीके से ये अपने दोस्तों के लिए, वो दोस्त कोई भी हो सकते हैं, ऑर्डिनेंस के लिए ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, वही बात 2020 में सच होगी। आज हर फार्मर उसे वायरल कर रहा है, तो वो घबराहट में ये बीजेपी और नड्डा साहब ने ये वीडियो निकाली है। ये वीडियो भी सच है, हम कम कह रहे हैं झूठ, हम भी पीछे बैठे थे। उनका यही मतलब था, क्योंकि एमएसपी लाने वाला कौन है? बीजेपी। राहुल गांधी, कांग्रेस ही एमएसपी लेके आई है, वही कह रहे भी सारे देश में एमएसपी लाओ। और मंडियां, आप तो जहां मंडीकरण है, राहुल कह रहे हैं भी हर देश में 7000 से ऊपर मंडियां और गांवों के पास लेके आइए, जाने की जरूरत ना पड़े। आप जहां मंडी है उसको भी खत्म कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा का मॉडल वो कह रहे हैं सारे देश में लेके जाओ आप, लेकिन मध्य प्रदेश बिहार वाला जहां मंडी है ही नहीं वो पंजाब में लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो अच्छी बात होती है वो अच्छी समझ के मान लिया करो। क्यों हर वक्त राहुल गांधी जी की जो भी अच्छी बात है उससे भी आप घबरा जाते हैं? जो अच्छी बात कही है एज ए ऑपोजिशन लीडर आप उसे अडॉप्ट करें। 3 बिलों की वापसी पे अड़े हैं। देखो, तीनों नहीं, 2 तो पहले ये हैं जो आपने 1 करोड़ रुपया जो स्ट्रॉ पे जो उसे जलाने पर लगाया, भी 1 करोड़ वो, और दूसरा 2 साल की जेल दी है आपने। वो तो 29 की मीटिंग के पहले वो, और जो पावर बिल आप सारी बिजली अपने पास लेना चाहते हैं, भी किसान को फ्री बिजली, इंडस्ट्री को फ्री बिजली स्टेट्स ना देखें, वो 2900 पहले वापस करें। ठीक है। और आपके पास हम तो कोर्ट यानी एक बार फिर इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत तो हो, लेकिन पहले जो बात रखी जा रही है सरकार उस पर झुके। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। शिवसेना ने यूपीए का नेतृत्व शरद पवार के हाथों में दिए जाने की वकालत की, तो यूपीए गठबंधन के भीतर ही सियासत में घमासान मच गया है। अब इस सियासी घमासान के बीच शरद पवार ने साफ कर दिया है कि यूपीए के अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही सहयोगी दलों से अपील की है कि उनके नाम को इस विवाद में बेवजह न घसीटा जाए। शरद पवार ने सामना में लिखे संपादकीय को शिवसेना का निजी विचार बताया है। यूपी के नेतृत्व में बदलाव का पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख से उठा है। महाराष्ट्र में
कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार चला रही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे। सामने में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए यह लिखा गया है कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी माना कि फिलहाल के हालात में शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को धार दे सकते हैं। साथियों के सामने को बीजेपी ने और हवा देने की कोशिश की और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने तो कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। कि लोगों की भावना है, लोगों को लगता है पवार सब कर सकते हैं और है भी वैसी स्थिति कि आज देश में एक टॉल लीडर के हैसियत से पवार साहब खड़े हैं और कृषि का कानून हो या ममता या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हुकुमशाही कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने की भूमिका ये पवार साहब बखूबी रख रहे हैं। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। और इस बीच संजय निरुपम ने कहा है कि जिस आग को शिवसेना भड़का रही है उसमें वो खुद ही भस्म हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप जो अग्रलेख लिखा है? एक वक्त था जब आप खुद सामना के लिए अग्रलेख लिखा करते थे। नहीं, जो कुछ सामना में छपा है वो शिवसेना का स्वर है और शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए। और अगर यूं ही इस तरह से अभियान चलाते रहे तो समझिए कि एक आग है और इस आग में जल के शिवसेना भस्म हो जाएगी। सरकार में है, साथ में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार चला रहे हैं तो सरकार कैसे बेहतर चले और महाराष्ट्र की जनता का कैसे भला हो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी समस्याएं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा घर का मामला, हमारा अंदरूनी मामला, हम इसको हल करेंगे। इसके लिए हमको शिवसेना के सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस विरोधी अभियान या राहुल गांधी जी के विरोध में अभियान चलाती है उससे साफ साफ दिख रहा है कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साधा जा रहा है। यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है अभी थोड़ी तबीयत उनकी नासाज है, इस वजह से जगह राहुल गांधी जी यूपीए के सभी साथियों के साथ एक बड़ा अच्छा संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जितना सशक्त तरीके से राहुल जी ने एक काम किया, पार्लियामेंट के अंदर वो बोले, पार्लियामेंट के बाहर बोले, कल परसों 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर के राष्ट्रपति जी के पास गए और पूरे देश में अलग अलग जगहों पे किसानों के आंदोलन के समर्थन में खूब काम हुआ कांग्रेस की तरफ से। अभी और होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने यूपीए के नेतृत्व पर उठाए सवालों को सही ठहराया। शिवसेना का कहना है कि यूपीए का चेयरमैन शरद पवार को होना चाहिए और कांग्रेस कह रही है कि चेयरमैन तो सोनिया गांधी ही रहेंगी। देखिए क्या हो गया है कांग्रेस को। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से रूठे हैं, देश की जनता कांग्रेस से रूठी है, कांग्रेस के 23 नेता उस नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे। अब यूपीए में भी बगावत हो गई, ऐलान हो गया शिवसेना की तरफ से कि सोनिया जी का यूपीए का नेतृत्व शिवसेना को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी रहने को तैयार नहीं है। न देश की जनता है, न कांग्रेस के नेता हैं, न कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक के आज उनके साथ कोई भी देश का व्यक्ति रहने को तैयार नहीं। लेकिन शिवसेना ने यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं उससे देश के हालात सोवियत संघ जैसे हो जाएंगे जैसे सोवियत संघ बटा था। देखिए, शिवसेना मुस्लिम लीग की भाषा बोल रही, जिन्ना की भाषा बोल रही है। ये देश न बटे, कभी बटने वाला नहीं है। एक बार बंटवारा हो गया, इस देश में कभी बंटवारे की बात हो नहीं सकती। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक शिवसेना इस वक्त अहंकार में डूबी है, इसलिए अपने ही साथियों पर हमले कर रही है। उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना अहंकार, और इसके लिए अब वो अपने ही पार्टनर कांग्रेस और सोनिया गांधी पे वार कर रही है। पहले सरकार ने
गठबंधन यूपीए मामला तो यूपीए में शामिल है का चेयरपर्सन, इसलिए कोई इसमें है और शरद है ये उठता है देश के ज्येष्ठ पार्टियों से संबंध है। सोनिया गांधी जी ने भी अपनी उनको जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से अभी तक संभाली है। सभी 2 बार गवर्नर और सभी का विश्वास उनके में है। शरद पवार जी के बारे में भी एक आदर की भावना है। जो शिवसेना हमारी और इसमें ना तो एनडीए यूपीए में वो शामिल है, नहीं तो यूपीए में कोई समर्थन देने वाली पार्टी अभी नहीं है। तो मैं और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपीए में शुरू हुए बवाल से जुड़ी। शिवसेना ने जैसे ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत की तो कांग्रेस में खलबली मच गई, लेकिन शिवसेना की इस नसीहत पर बयानबाजी के बीच शरद पवार ने अपने नाम को विवाद में न घसीटने की अपील कर दी। महाराष्ट्र में फिर घमासान, शिवसेना ने चला दांव, उद्धव ठाकरे का पवार प्ले। पवार बहाना, सोनिया निशाना। मोदी विरोध पर यूपीए में पेच। सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी बवाल से जुड़ी, जहां कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू हुई शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय से, जिसमें यूपीए का अध्यक्ष बदलने का पासा फेंका गया। जिस तरह की रणनीति विपक्ष ने अपनाई है वो मोदी और शाह के आगे बेअसर है। सोनिया गांधी का साथ देने वाले नेता अब नहीं रहे, इसलिए पवार को आगे लाना होगा। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। दरअसल शिवसेना जानती है कि उसकी सत्ता में नब्ज शरद पवार के हाथों में है और अगर यूपीए में शरद पवार मजबूत होंगे तो शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा मिल सकता है। लेकिन पवार के बहाने शिवसेना की ये चाल इतनी सीधी सादी भी नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना ने मोदी विरोध के नाम पर पासा फेंका है और शरद पवार पर दांव लगाया है, लेकिन उसका निशाना सोनिया और राहुल को माना जा रहा है। शिवसेना की इस बयानबाजी से सीधा फायदा एनसीपी को ही होगा, क्योंकि उसके नेता शरद पवार की हैसियत और बढ़ सकती है। इसलिए एनसीपी भी यूपीए के कमजोर होने की बात कह रही है। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है। और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। सवाल ये है कि शिवसेना ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कंधे पर बंदूक रखकर सोनिया गांधी पर निशाना क्यों साधा? पवार इस शिवसेना और कांग्रेस की रस्साकशी का चेहरा है या मोहरा? क्या यूपीए में सोनिया का कद घटा है? क्या सोनिया की जगह लेंगे शरद पवार? क्या मोदी शाह के मुकाबले उतरेंगे पवार? शिवसेना ने क्यों लगाया पवार पर दांव? क्या पवार के बहाने सोनिया पर निशाना? लेकिन शिवसेना के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस को यूपीए अध्यक्ष बदलने की ये नसीहत बहुत चुभ गई है और उसने शिवसेना को बिन मांगी सलाह ना देने की नसीहत दे डाली। संजय राउत ने जो कहा है
के शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उधर महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए बेकरार बीजेपी महाआघाड़ी में चल रही इस खींचतान को रस लेकर देख रही है। शायद सामना ये सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए और इसके लिए वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, ये सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र में शुरू हुए इस सियासी घमासान के बाद सूबे की सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि शिवसेना ने जो पासा फेंका है उसका महाराष्ट्र सरकार और यूपीए पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम से एक एसपीओ समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये एसपीओ कुछ दिन पहले आतंकी संगठन से जुड़ गया था और इसके साथ जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी भी पकड़े गए। बताया गया कि ये लोग एक गाड़ी से जा रहे थे कि तभी पुलिस वालों के हाथ लग गए। पकड़ा गया एसपीओ अल्ताफ हुसैन कुछ दिन पहले AK-47 राइफल के साथ लापता हो गया था, जिसके बाद वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था। इन लोगों के पास से काफी हथियार भी बरामद हुए। तो आपको बता दें, सुरक्षा बल को कामयाबी लगी, इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जैश के आतंकी को किया गया है गिरफ्तार। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, कैसे मिली ये कामयाबी? देखिए गायत्री, यहाँ पे एक एसपीओ जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वो राइफल लेके भाग गया था और उसके बाद उसने मिलिटेंट संगठन ज्वाइन किया था। लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि ये बडगाम के हयातपुरा एरिया में घूम रहे हैं। उन्होंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद गाड़ी में ये सवार थे और पुलिस ने जो प्रेस नोट इशू किया उसके मुताबिक अल्ताफ हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया और उसके साथ में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस का कहना है कि वो जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल कुछ सामान भी बरामद किया गया और AK-47 राइफल लेके जो अल्ताफ हुसैन भागा था, बताया जा रहा है कि वो भी रिकवर हुई और बाकी मामले की पूछताछ की जा रही है। कुल मिला के 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से जिस एसपीओ टर्न मिलिटेंट जो है वो भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अल्ताफ हुसैन बताया जा रहा है। ठीक है रिफत, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने एक आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया। मेंढर जिले में मिले इस ठिकाने से सेना ने 6 हथगोले और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स भी बरामद किए। सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुरक्षा बल को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसके बाद जंगल में बने आतंकियों के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, किस तरीके से ये एक और कामयाबी सुरक्षा बल को हाथ लगी और कब से था ये ठिकाना यहां पर? चलिए रिफत के पास लौटेंगे हम, लेकिन इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर, सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी, जंगल में आतंकियों का ठिकाना जिसको ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्च ऑपरेशन में ये ठिकाना मिला और उसके बाद सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी। आपको यह भी बता दें कि इनके पास से यहां से बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ का यह मामला, सेना के जवानों ने आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया। मेंढर जिले में दरअसल ये ठिकाना पाया गया। सेना ने 6 हथगोले और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर भी यहां से बरामद किए। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी और उसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर ठिकाने को किया गया ध्वस्त। रिफत, कैसे इस आतंकी ठिकाने का पता चला और कब से था ये आतंकी ठिकाना यहां? रिफत की आवाज मिल रही है आपको? चलिए, रिफत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खुफिया एजेंसियों की तरफ से इस बात का इनपुट था कि यहां पर आतंकी ठिकाना है और इस सब के बीच इस ठिकाने का पता लगाया गया। सुरक्षा बल की तरफ से बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया, उस पूरे इलाके को घेरा गया। ऑपरेशन के दौरान जब ये ठिकाना मिला तो उसके बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। रिफत हमारे साथ जुड़ गए। रिफत, क्या जानकारी और मिल पा रही है?
देखिए, जिस तरीके से कहा आपने, ये जम्मू सूबे में पड़ता है, ये राजौरी और पुंछ का भी इलाका है और वहां पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहां पे मूवमेंट है जो उस मिलिटेंटों की, और उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। फिलहाल इस एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है और भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को जो है इंटरसेप्ट करके पकड़ा गया उनसे पूछताछ जारी है और सामान भी वहां पे बरामद किया गया है। अभी देखना होगा कि और कौन सी गिरफ्तारियां वहां पे होंगी, लेकिन राजौरी और पुंछ में इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई कल रात को भी और आज भी जिस तरीके से बाद में ये कार्रवाई की गई। अभी सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्कुल, तो ये एक और बड़ी कामयाबी पुंछ में, जहां एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया।